तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बदलता हुआ देहात। तो क्लास आज यदि हम बात करें बदलता हुआ देहात के बारे में, तो ये जो हम बात करने वाले हैं यह एक्चुअल में हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले कृषि और राज्य के तथा नगरों के विकास के अंदर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जब राज्य का विकास हुआ तो उस समय जनता और राजा के बीच के किस प्रकार के संबंध थे और राजा ने जनता के लिए कौन कौन से काम किए, किस किस प्रकार के चीजों को अपनाया, कौन कौन से तरीकों को इन्होंने बढ़ावा दिया, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं। हम यहाँ पर गुजरात के सुदर्शन झील से बात करते हैं। सुदर्शन झील की यदि बात करें तो देखो, सुदर्शन झील से ना यहाँ से आपका एक नंबर का एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू कैसे बन सकता है आप लोगों का? तो जो सुदर्शन झील था वह किस प्रकार का झील था? तो यह एक प्रकार का कृत्रिम झील था। कृत्रिम का मतलब होता है जिसे इंसानों ने खुद बनाया हुआ हो। तो कहता है ना कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है। हमें इसका ज्ञान लगभग सेकेंड सेंचुरी के समय में मिलता है। तो जो सुदर्शन झील था ये बनाया गया कब? ये बनाया गया सेकंड ईसवी के समय में बनाया गया। ये कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया गुजरात में बनाया गया। किस प्रकार का झील था सुदर्शन झील? तो ये था आपका कृत्रिम झील था। किस प्रकार झील था? तो ये कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है जिसे मानव ने बनाया हो, ना कि प्रकृति ने बनाया हो। इसके अंदर यदि बात करते हैं तो संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। तो इसकी जो जानकारी होती है सुदर्शन झील की, जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो पाषाण अभिलेखों से प्राप्त होती है। पाषाण अभिलेख, जो पाषाण अभिलेख थे ये किस भाषा में लिखा गया? ये लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। तो जो सुदर्शन झील था ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये जो उपलक्ष्य था ये बनाया गया था रुद्र दमन की उपलब्धियों के रूप में बनाया गया था। के उपलब्धि, उन्होंने जो काम किए थे, उन्होंने जो भी यहाँ पर युद्ध लड़े थे, उनके जो विजय प्राप्त हुई थी, इनके उपलब्धियों के तौर पर इसे बनाने का काम चालू किया गया था। इस अभिलेख में किसकी जानकारी मिल जाती है? तो इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारा और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए थे। मतलब कि जो चारों तरफ हम बैरिकेड लगाते हैं वो टूट चुके थे और सारा पानी बह गया था। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्च से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर से इस झील की मरम्मत करवाई थी। और वो कब कराई थी? वो करवाई थी 5वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो यहाँ से बात ये भी आ जाती है कि हमारे पास जो सुदर्शन झील है, ये जो सुदर्शन झील है एक्चुअल में से किसने बनाया था? इसे बनाया गया था मौर्य काल में बनाया गया था। मौर्य काल के बाद फिर इसे किसने बनाया था? फिर बनाया इसे रुद्रदमन। तो रुद्रदमन ने इसे मरम्मत करवाया था। क्या कराया था? मरम्मत करवाया गया था। रुद्रदमन के बाद इसे गुप्त वंश के शासकों ने मरम्मत करवाया था। ये करवाया था 5वीं शताब्दी में और ये कराया था दूसरी शताब्दी में इसे करवाया गया था। तो इस समय इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जनता में राजा की छवि के बारे में। तो कहता है कि राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों में या अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिलेख में जो भी शब्द लिखे जाते हैं वह उस समय काल के आधार पर लिखे जाते हैं। लेकिन जो समय काल होता है उस समय काल में जो लोग कहते हैं वह उनकी अपनी अलग विचारधारा होती है और अपनी अलग सोच होती है। तो उनकी सोच को उनके अनुसार समझना मुश्किल होता है। इसीलिए अभिलेखों से मिलने वाले साक्ष्य पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए थे। मतलब कि इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो काफी कम मिल जाती है। फिर भी इतिहासकारों ने इनका निराकरण करने का प्रयास किया, लेकिन इतिहासकार को तो भाई इनके बारे में ढूंढना था कि कैसे जानकारी प्राप्त करें नहीं करें।
तो उन्होंने इनको ढूंढने के लिए कुछ तरीकों को निकाला, जैसे कि उन्होंने जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया। तो इतिहासकारों ने जनता और राजा के बीच के संबंधों को पता करने के लिए जातक और पंचतंत्र जैसे कथाओं के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, और उसमें राजाओं के बारे में जो बताया गया वही यहाँ पर लिख दिया गया। किनके द्वारा? इतिहासकारों के द्वारा। इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। मतलब कि जो भी जातक कथाएं होती है, जातक कथा का मतलब होता है मौखिक तौर से हम जो बोलते हैं, हम जो यहाँ पर दूसरे को सुनाते हैं, वो मौखिक होता है, और मौखिक को हम कहते हैं जातक कथा कहते हैं। तो जातक कथा को बाद में लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध का मतलब होता है उसे बाद में लिख दिया गया। जातक कथाएं पहली शताब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। तो जातक कथा जितने भी लिपिबद्ध की गई थी वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह पाली भाषा में लिखी गई थी। और ये कब लिखी गई? वो लिखी गई थी पहली शताब्दी के टाइम में लिखा गया था। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में कहता है कि गंतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया। तो ये भी क्या है? एक जातक नामक कथा है, जिसमें क्या बताया गया है? एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में ये पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक बार कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। मतलब कि राजा को यहाँ पर क्या कहा गया? तो आलोचना किया गया। किनके कारण? तो उनके जो तरीके थे, उनके जो नीतियां थी, उनके कारण। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों के द्वारा प्रजा की शोषण किए जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़ करके जंगल में जाकर के बसना चालू कर देते हैं, ताकि जंगल में यदि जाएंगे तो वहां पर ना तो राजा होगा, और ना ही राजा के द्वारा किसी भी प्रकार का कर लगाया जाएगा, और ना ही उनके ऊपर कोई डकैती डाल करके उनकी संपत्ति को हड़प सकता है। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। तो इससे समझ में यह आता है कि जो राजा और प्रजा था, इन दोनों के बीच संबंध खराब हो चुके थे। मतलब राजा और प्रजा के बीच संबंध खराब होने से जानकारी ये भी मिलती है कि जो प्रजा थी वो राजा के बारे में गलत सोचा करती थी, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। बड़े बड़े कर का मांग होता है, यदि आपने उत्पादन किया है 100%, तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात 70 से 80% हिस्सा राजा के द्वारा कर के तौर पर शामिल किया गया था और उसको मांगा गया था, जिससे वो अपने राजकोष को भर सके, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। त्रस्त का मतलब होता है वो काफी ज्यादा गरीबी की हालत में जिंदा रहते थे। इस जातक कथा, कौन सी जातक कथा? तो उसका नाम था गंतिन तेंदु। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर देखो लिखा गया है गंतिन तेंदु जातक कथा। तो आप इस चीजों को क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। तो ये जातक कथाओं से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। इसमें एक चीज और भी पता चलता है कि इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। तो हम यहाँ पर कैसे और अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सके, इनके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। तो खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा जाता है क्या? आइए देखते हैं। कहता है कि धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायात मात्रा में होती है। तो यहाँ पर देखो, उत्पादन को बढ़ाने के लिए धान की रोपाई का इस्तेमाल किया गया। कहाँ पर? जहां पर पानी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। तो क्या किया गया? रोपाई मतलब प्लगिंग किया गया। क्योंकि ज्यादा मात्रा में पौधा बच जाती है, अतः इससे धान की उपज भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक काम किया गया, लेकिन किसके लिए? तो धान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, अर्थात राइस के लिए। कहता है कि उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल्का प्रचलन। तो देखो ध्यान देना, मैं जो हाईलाइट करूंगा ना, ये वो चीजें होंगी जो खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया था। तो पहला क्या अपनाया गया? पहला अपनाया गया हल्का प्रचलन अपनाया गया। इसमें देखो कहता है कि जो हल्का प्रचलन था वो 6th सेंचुरी के टाइम में ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी घाटियों के उर्वरक कछारी क्षेत्र में
फैल गया था। अब देखो गंगा और कावेरी की बात कर रहा है, तो नदियों के जो बहाव थे, गंगा नदी ऊपर बहती है और जो कावेरी नदी थी वह नीचे की ओर बहती है। तो यहाँ इन दोनों ही जो डेल्टा का मैदान होता है, इन डेल्टा वाले मैदानों में बड़ी मात्रा में किया गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, देखो यहाँ पर भी भारी वर्षा होती है और यहाँ पर भी भारी वर्षा होती है, तो यहाँ पर किया गया, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाने लगी। तो देखो दूसरा काम क्या किया गया, तो दूसरा काम जो किया गया वो था लोहे के फाल का उपयोग किया गया। लोहे के फाल के उपयोग करने से जो मिट्टी की कोड़ाई होती है वो काफी डीपली तक होती है, जिसके कारण हम आसानी से फसलों के उत्पादन की दर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या कहता है, क्या इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। तो मतलब यहाँ पर दो काम किए गए, लेकिन एक काम और भी जोड़ सकते हैं और वो ये था भारी वर्षा। जहाँ पर भारी वर्षा होती है, काफी बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, वहां पर इस प्रकार के खेती का उत्पादन बढ़ाने का काम किया गया। कहता है कि यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे फलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। मतलब कि इस प्रकार की यदि बात करते हैं कि जो लोहे के हल के प्रयोग की बात करते हैं, तो लोहे के हल का जो फाल था, फल था, इसका जो प्रयोग किया गया वो कुछ ही क्षेत्रों में किया गया था। कहता है कि पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कब शुरू किया गया, तो 20वीं शताब्दी के समय में इसे शुरू किया गया था। कहाँ पर शुरू किया गया था, तो देखो कहता है कि यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में किया गया था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, पूर्वोत्तर मतलब जो हमारी इंडिया का ये जो इलाका है पूर्वोत्तर, ये वाला इलाका, पूरब और उत्तर के नॉर्थ जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहाँ पर किया गया था। और इसमें देखो कहता है क्या, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, तो हमारे इंडिया का जो बीच का पार्ट है ना, जिसे हम कहते हैं आपका सेंट्रल इंडिया, ये वाला पार्ट, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कहता है क्या, यहाँ पर भी हमने लोहे के फाल का इस्तेमाल 20वीं शताब्दी में करने का काम चालू किया गया था। तो क्या कहता है ना, 20वीं शताब्दी में किया गया था। खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया गया। देखो यहाँ पर एक चौथा पॉइंट आ चुका है, किसका उपयोग किया गया, कुदाल का उपयोग किया गया। इसमें कहता है कि ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था, वो था कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। तो यहाँ पर देखो खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चौथा इस्तेमाल क्या किया गया, कुओं का इस्तेमाल किया गया, तालाबों का इस्तेमाल किया गया और नहरों का इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, सिंचाई करने के लिए। तो ये भी इसके उत्पादन को बढ़ाने के एक मुख्य तरीकों के रूप में आप इसे शामिल कर सकते हैं। कहता है व्यक्तिगत लोगों और किसान समुदायों ने मिलकर के सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं, नहरों से सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे। मतलब कि इस प्रकार के, मतलब सिंचाई के लिए जो भी निर्माण किया गया, उन चीजों को निर्माण करने का काम किसने किया था, तो वो किए गए थे प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा किया गया था। प्रभावशाली का मतलब होता है या तो वो राजा होगा, या तो फिर वो क्या होगा, वो न कोई सामंत होगा या जमींदार होगा। तो ये उसके द्वारा सारे काम किए गए थे, जिन्होंने अपने इस कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। तो इसकी जानकारी हमें अभिलेखों से भी मिल जाती है। अभी हमने ऊपर देखा था अभिलेख गुजरात में जो हमें पाया गया था सुदर्शन झील के बारे में, तो यहाँ से जानकारी हमें मिल जाती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ से यदि आपको क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आइए हम थोड़ा सा इसको लिख करके समझने का काम करते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, तो हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिख सकते हैं ये, यहाँ पे कह सकते हैं कि सिक्स्थ या छठी शताब्दी में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के तरीके अपनाए गए थे।
यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, यदि आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आंसर देंगे, आप इसका उत्तर क्या देना चाहेंगे? तो आप कह सकते हैं कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न कार्य किए गए। जैसे यदि आप कहेंगे तो कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पर? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पहला पॉइंट जो यहाँ पर काम किया गया था। थोड़ा सा यदि हम ऊपर देखिए, पहला पॉइंट क्या था? हल का प्रचलन था, हल का प्रचलन। दूसरे क्या पॉइंट थे यहाँ पर? तो देखो, हल के प्रचलन की बात करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या? इसमें लिख सकते हैं लोहे के हल का प्रयोग। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया था? देखो यहाँ पे कहता है क्या? हल का प्रचलन था, लोहे का प्रयोग किया गया। और देखो इसमें थर्ड में यहाँ पे आ सकते हैं कुदाल का उपयोग करना, कुदाल का उपयोग किया गया था। तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर सिंचाई के लिए क्या काम किया गया? तो यहाँ पर कुआं बनाया गया। और क्या बनाया गया? तालाबों का निर्माण किया गया, तालाबों का निर्माण किया गया। और नहरों को बनाया गया, नहरों का निर्माण। तो ये सारे काम आप इसमें लिख सकते हैं। इन चीजों के माध्यम से यहाँ पे क्या किया गया? तो यहाँ पर सिंचाई की या फिर कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का काम चालू किया गया। तो आप इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं क्लास। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कहता है क्या, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपसे कहना चाहता है कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं पाई जाती है। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। मतलब उत्पादन तो बढ़ा दिया गया, लेकिन इसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा यहाँ पर सभी लोगों को नहीं मिला। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। मतलब खेती से जो भी काम किया गया उसमें भेदभाव, जो भेदभाव होता है वो भेदभाव क्या हो रहा था? लगातार बढ़ रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों, बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। मतलब बड़े बड़े तौर से इसके अंदर जानकारी मिल जाती है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया था। अब देखो यहाँ से यह एमसीक्यू हमेशा ही आता रहता है कि गृहपति का प्रयोग किनके लिए किया गया? तो छोटे किसानों के लिए किया गया और जमींदारों के लिए किया गया। इसे किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे पाली भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने गए थे, जो प्रायः किसानों के ऊपर नियंत्रण रखा करते थे। तो किसानों पर नियंत्रण रखने का काम किसका था? तो जमींदारों का था और ग्राम के प्रधान का था। ग्राम का जो प्रधान होता है इसका पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है एक ही वंश के लोग इसमें के अंदर शामिल होंगे। शुरुआती समय के तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लोगों के बारे में जो जानकारी मिल जाती है वो तमिल संगम साहित्य से हमें मिल जाती है। जैसे कि बेल्लार, जिन्हें हम बड़े जमींदार कहते हैं, हलवाहा, जिन्हें हम उलवर और दास अणिमई कहते हैं। ये संभव है कि वर्गों की ये विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी। मतलब समाज के अंदर जो लोगों को हमने अलग अलग वर्गों में बांटने का काम किया था, तो वर्गों में बांटने के कौन कौन से माध्यम थे? तो वो माध्यम था उनके भूमि के बेस पर बांटा गया। दूसरा उनको बांटा गया लेबर के बेस पर, उनको बांट दिया गया। और तीसरा इनको बांट दिया गया प्रौद्योगिकी के बेस पर, अर्थात टेक्नोलॉजी के बेस पर इन्हें बांट दिया गया। तो इन तीन तरीकों से यहाँ के लोगों को बांटने के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें तमिल संगम ग्रंथ से मिल जाती है। ठीक है क्लास, हमने इसके बारे में पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए उसको। अब आइए आगे बात करते हैं। तो कहता है गृहपति किसे कहा जाता है? कहता है कि गृहपति घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर ये नियंत्रण रखता है। तो गृहपति जो है वह किसके ऊपर नियंत्रण रखता है? तो वो नियंत्रण रखता है महिलाओं के ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके साथ इसका जो नियंत्रण होता है वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण होता है, और नियंत्रण होता है नौकरों के ऊपर नियंत्रण होता है,
और इसके साथ साथ किसके ऊपर होता है, तो दासों के ऊपर नियंत्रण देखने को मिल जाता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर और अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता है। ये किस किस का मालिक होता है, तो ये मालिक होता है कुछ प्रमुख चीजों का, जैसे कि वह भूमि का, जानवर का और सभी वस्तुओं का वह मालिक होता है। ठीक है, इसके साथ देखते हैं तो कहता है कभी कभी इस शब्द का जो प्रयोग होता है वो नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति, संभ्रांत का मतलब होता है जो प्रमुख होता है या सामंत होता है, हम उन्हें कह सकते हैं, प्रमुख व्यक्ति को कह सकते हैं, और व्यापारियों के लिए भी इसका उपयोग कई बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक साइड में दिया गया है सीमाओं का महत्व, मतलब कहता है मनुस्मृति जो है वह भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, मतलब रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे सेकंड सेंचुरी से लेकर के सेकंड ईस्वी के समय में लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को कुछ सलाह दिया गया है। कौन कौन सी सलाह दी गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राजा को चरित्रवान होने के लिए जो सलाह दी गई है इसकी जानकारी कहाँ से मिल जाती है, तो वो जानकारी हमें मनुस्मृति से मिल जाती है। मनुस्मृति कब लिखी गई, तो उसे लिखा गया था सेकंड BC से लेकर के सेकंड आपको CE के समय में लिखा गया था। इसे किस भाषा में लिखा गया, इसे लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये एक प्रकार की कैसी किताबें हैं, तो ये एक प्रकार का विधि ग्रंथ है, अर्थात रूल ऑफ लॉ की किताबें हैं। इसमें राजा को क्या क्या सलाह दिया गया है, तो कहता है चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व भर में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसीलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंटें, कोयले, कंकड़, रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। इससे क्या समझ में आता है कि उस राजा की सीमा या उसकी टेरिटरी कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। कहता है कि क्या ये सीमा चिन्ह विवाद के हल के लिए पर्याप्त रहे होंगे, तो पर्याप्त तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ हदों तक इसका निपटारा कर देता है। तो ये तो थे इनके बारे में, मनुस्मृति में क्या लिखा गया उनके संबंध में वो बता दिया गया। कहता है भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। तो भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण के बारे में क्या बताया गया है, इससे पहले हम चलते हैं यहाँ पर एक छोटे गांव का जीवन के बारे में। हर्ष चरित्र एक संस्कृत में लिखी गई किताब है जो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी के ऊपर लिखा गया था। इसके लेखक का नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने से लिखा था, लगभग 7th सेंचुरी में लिखा था। हर्षवर्धन के राजकवि थे ये, और ये उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन के बारे में बताया गया है। कहाँ के बारे में, विंध्य के क्षेत्र के जंगल के बारे में। ये विंध्याचल कहाँ है, तो जो MP हमारे पास स्टेट है ना, ये उसके ऊपर का जो इलाका है वहां पर जो जंगल फैला हुआ है उसे हम विंध्याचल जंगल के नाम से जानते हैं। इसमें कहा क्या गया है, कहता है कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धन की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्से को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो है भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। मतलब यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई गई थी MP में, तो यहाँ पे पाई गई थी काली मिट्टी के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ के लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोर पंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर के आते जाते रहते हैं। मतलब कि यहाँ पर किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। उनके सिर पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां देखने को मिल जाती है। तो ये जंगल के बारे में जो बताया गया, इसमें एक छोटे से अंश के बारे में विस्तार से समझा दिया गया। यहाँ पे कहता है भूमि दान के बारे में कि ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। मतलब भूमि को दान करने की जो जानकारी मिल जाती है वो 1st सेंचुरी से मिल जाती है। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। मतलब जानकारी कहाँ से मिल जाती है, अभिलेखों से मिल जाती है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। अभी जो अभिलेख थे वो किस चीज लिखे गए, 2 चीजों पर। पहला लिखा गया ताम्र पत्र पर लिखा गया, और दूसरा किस पे लिखा गया, तो वो लिखा गया था आपके
पत्थरों पर लिखे गए थे। किस पे लिखे गए थे? पत्थरों पर। यहाँ पे कहता है कि जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थानों या ब्राह्मणों को दिए गए थे। मतलब कि जो भूमि दान दिया गया था, ये भूमि किन लोगों को दान दिया गया? तो ये दिया गया था धार्मिक संस्थानों को दिया गया था, या फिर ये दिया गया था ब्राह्मणों को दिया गया था। तो ये दो लोगों को भूमि दान में दी गई थी। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हैं, विशेषकर 7वीं सेंचुरी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में दिए गए हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करते हैं कि कौन से इसके बारे में बताया गया है। कहता प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो प्रभावती गुप्त है वह किसकी बेटी है? प्रभावती गुप्त किसकी बेटी है? तो ये जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री मानी जाती है, ये पुत्री ही है। उसका जो विवाह था, इसका विवाह किसका? प्रभावती गुप्त का विवाह कहाँ होता है? तो दक्कन के पठार के बागटक परिवार में इनका विवाह होता है। ये जो शासक थे काफी ज्यादा प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं मिडिल इंडिया के। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। तो देखो, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार की जानकारी कहाँ से मिल जाती है? तो वो मिल जाती है हमें धर्मशास्त्रों से मिल जाती है, जिसे किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। क्या दिया था? दान और स्वामी दोनों के अधिकार की जानकारी हमें प्रभावती गुप्त से मिल जाती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वह रानी थी, इसके कारण भी उन्हें ये अधिकार दिए गए थे और इसीलिए उनका ये उदाहरण एक बिरला ही रहा होगा और ऐसे जैसे अधिकार किसी और महिला को नहीं दिया गया। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। मतलब जो संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखे गए थे वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया था। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान किया करते थे। मतलब जो शासक हुआ करते थे वह कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की चीजें दिया करते थे, जैसे कि ब्राह्मणों को, किसानों को वह क्या करते थे? तो वह अपनी ग्रामीण प्रजा में शामिल करते थे और इनकी जानकारी अभिलेखों से मिल जाती है और इन्हें दान के स्वरूप में भूमि दिया करते थे। अभिलेखों के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। मतलब ये एक गांव है, गांव में एक मुखिया होगा और सभी गांव के लोग इसी को अपना टैक्स देंगे और यही टैक्स किसके पास जाएगा? राजा के पास जाएगा। राजा जो भी नियम बनाएगा वो इसके पास जाएगा और इसी के माध्यम सारे गांव में लागू होगा। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त होते हैं और क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि का माप में अंतर है। मतलब कि जो भूमि दान में दिए गए थे वो अलग अलग जगहों पर और अलग अलग तरीकों से दिए गए थे, एक समान रूप से वितरण नहीं था। कहीं कहीं छोटे टुकड़े थे तो कहीं कहीं बड़े क्षेत्र दान में दिए गए थे। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। मतलब कि एक ही क्षेत्र के लोगों को भूमि नहीं दी गई थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को भी भूमि दी गई थी। इतिहासकारों ने इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? तो कहता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। मतलब कि इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए, किसको? कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी भूमि को दान में दिया गया था। जबकि कुछ का कहना है कि भूमि दान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व के संकेत मिलते हैं। जब हम भूमि को दान में देते हैं तो हमारी जो रणनीति होती है उसमें क्या आती है? उसमें कमी आती है, दुर्बलता आती है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमि दान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने चालू कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में क्या करे? तो स्थापित करने का काम करे।
इसमें कहता भी है कि उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था और इसीलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। इसीलिए आपको शुरुआती टाइम में भूमि तो दान में दिया गया, लेकिन अंत में उन भूमि के माध्यम से उन लोगों ने अपने प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपने बारे में फॉलो करना चालू कर दिया। यहाँ पर आता है अग्रहार। अग्रहार किसे? यह वह भूभाग होता है जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। ब्राह्मणों से भूमि कर और अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो अग्रहार में हम भूमि दान की जानकारी मिल जाती है और अग्रहार के अंदर जो ब्राह्मणों को हमने भूमि दान में दी थी, इस पर कर नहीं लगता है, बल्कि ये क्या करते हैं तो कर को वसूलते हैं। क्या करते हैं? तो वह वसूलते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव के बारे में बताया गया है। कहता है प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के एक अन्य वासियों को आदेश देती है। इसमें जो कुछ आदेश दिया गया, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इन गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को ये गांव घास देने और आसान में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयले देने के दायित्व से मुक्त होंगे। इन्हें किसी भी प्रकार का चीज कुछ भी देने को नहीं दिया जाएगा। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक के लिए खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त होंगे। अब इन्हें जो नमक के लिए जो माइनिंग करते हैं, इनके अधिकार दिया जाएगा और इन्हें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। कहते हैं इस गांव को खनिज पदार्थों और खदिर बीज के उत्पादन देने में भी छूट दी गई। फूल और दूध देने में भी छूट थी। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और छोटे बड़े छोटे सभी करों सहित इसे किया गया था। इस राज्य देश को 13 वर्षों तक राज्य में चालू किया गया था और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण करवाया था। तो यहाँ पे देखो ध्यान मिल जाता है कि प्रभावती ने जो दान दिया था, इसकी जानकारी कम किससे मिल जाती है? तो चक्रदास के द्वारा मिल जाती है। ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर इसमें कहता है क्या? भूमिदान के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। मतलब अब इसके माध्यम, जब भूमिदान दिया गया तो राजा के बीच में और प्रजा के बीच में जो संबंध थे, वह संबंध और क्या हो गए? बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक जो इकट्ठा करते थे, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ और लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले लोग और जगह जगह घूम करके खेती करने वाले लोग। इन्हें हम कहते हैं क्या? घुमंतु या झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। तो ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगाया गया? तो कोई भी नियंत्रण नहीं लगाया गया था। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, तो हमें इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये तो थे आज के हमारे टॉपिक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन में लिखा गया चर्चा कीजिए। ये पता कीजिए कि क्या आपके राज्य में हल से खेती होती है, सिंचाई तथा धान की रोपाई की जाती है, और अगर नहीं तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं या नहीं। मतलब सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो राज्य में कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो काम किए गए थे, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, विस्तार से बताइए। तो क्लास आज का ये टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नगर और व्यापार के बारे में, विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।